इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए ये दो सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटजीज जो अक्सर काम आती हैं, उसमें सबसे पहला है ह्यूमन इंटेलिजेंस और दूसरा है टेक्निकल इंटेलिजेंस। अगर हम फर्क की बात करें तो अमेरिका जो है हमेशा से टेक्निकल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा फोकस रखती आई है। अमेरिका का मानना ये है कि जितनी टेक्नोलॉजी को इनोवेट करके, सैटेलाइट्स का प्रयोग करके, एडवांस टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करके इंटरसेप्शन की जाए और जितना टेक्निकल सपोर्ट के तहत इंटेलिजेंस गैदर किया जाए, उतना रिलेटिवली बेटर होता है। अमेरिका का लॉजिक ये होता है कि टेक्नोलॉजी कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि जो चीज़ होती है और जो चीज़ हो रही है, टेक्नोलॉजी केवल और केवल उसी चीज़ को कैप्चर करती है। लेकिन रशिया का मानना दूसरा है। रशिया कहता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग ह्यूमिंट नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे सारा फोकस लगा होना चाहिए। रशिया का लॉजिक ये है कि टेक्निकल इंटेलिजेंस के तहत आप सिर्फ एक फोन कॉल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि फोन कॉल में बात क्या हुई, लेकिन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो आपको ये गैदर करके भी इंफॉर्मेशन दे सकती है कि इस फोन कॉल के पीछे का बैकग्राउंड क्या था, ये फोन कॉल करने की आवश्यकता थी क्यों, ये फोन कॉल हुई कैसे, इस फोन कॉल का इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव था क्या। अब कीपिंग दिस लार्जर ऑब्जेक्टिव जो हम लोगों ने बात करी इन माइंड, हमें एक चीज समझनी है कि रशिया का फोकस ह्यूमन इंटेलिजेंस पे कोई अभी से नहीं है। इनफैक्ट 1917 में जब से रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद से लेनिन ने रशिया में बहुत ही ज़्यादा फोकस रख के ह्यूमन इंटेलिजेंस को प्रायोरिटाइज किया है। रशिया में लेनिन ने 1917 में ही एक बॉडी बनाई थी जिसका नाम रखा गया ऑल रशियन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमीशन, या जिसको हम चेका के नाम से भी जानते हैं, CHEKA, चेका। अब इस चेका का ऑब्जेक्टिव उस समय केवल ये था कि वो रशियन रेवोल्यूशन होने के बाद उन लोगों को आइडेंटिफाई करके एग्जीक्यूट करे जो लोग बेसिकली रशियन रेवोल्यूशन के खिलाफ थे। उस समय क्रूड मेथोडोलॉजी प्रयोग की जाती थी। चेका के अधिकारियों को चेकिस्ट्स बोला जाता था, और ये जो चेकिस्ट्स होते थे ये बेसिकली रशियन रेवोल्यूशन को ओपोज करने वाले उन्हीं लोगों को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करते थे। लेकिन आज की डेट में पुतिन जो है वो भी इसी प्रकार की ह्यूमन इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है, और पुतिन के पास एक अपनी ही एक छोटी सी इंटेलिजेंस संस्था है जिसका नाम है सिलोविकी। सिलोविकी में बेसिकली वो लोग हैं जो पुतिन के खिलाफ बात करते हैं और पुतिन के खिलाफ नैरेटिव चलाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके एग्जीक्यूट किया जाता है। फर्क लेनिन और पुतिन में यह है कि लेनिन, जैसा मैंने आपको बोला, कि क्रूड मेथड्स का प्रयोग करता था कि भाई उनको एग्जीक्यूट करवा दिया, गोली मरवा दी। पुतिन का जो सिलोविकी है ये बहुत ही साइलेंट मेथडोलॉजी का प्रयोग करता है जिसका नाम है पॉइजनिंग। ये अपने एडवर्सरीज और एनिमीज को केवल और केवल पॉइजनिंग से मार देते हैं। बट आप इस चीज को समझ लीजिए कि रशिया जैसे स्टेट में ह्यूमन इंटेलिजेंस का प्रयोग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रशिया ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के तहत हम इंटेलिजेंस गैदर करके वर्ल्ड वाइड इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करेंगे। अब सवाल उठता है कैसे। रशिया ने एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण बोली है। रशिया एक स्ट्रैटेजी अपनाता है अपने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में जिसको हम एक शब्द में कहते हैं इल्लीगल्स। और इल्लीगल्स का दूसरा जो एलैबोरेटेड वर्ड मीनिंग है वो है कि रशिया प्रयोग करता है डीप कवर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की। अब सवाल ये उठता है कि ये जो इल्लीगल्स हैं या ये जो डीप कवर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, ये बेसिकली कैसे नर्चर किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि रशिया के जो इल्लीगल्स या डीप कवर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, इनको मैनेज करने की जो एजेंसी है वो है डायरेक्टरेट लाइन एन ऑफ SVR। SVR जो है रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसको लुजबा नेशनल रेजवेस्की बोला जाता है। और ये एजेंसी का जो डायरेक्टरेट लाइन एन है वो आज की डेट में दो चीजें करता है। सबसे पहले डायरेक्टरेट लाइन एन बाहर की फॉरेन कंट्रीज में जाके उनके सिमेट्रीज में, जैसे हमारे यहाँ के शमशान घाट होते हैं, उनके सिमेट्रीज में वो बॉडीज को स्काउट करता है। वो वहां से बॉडीज को स्काउट करके देखता है कि यहाँ पर कौन से बच्चे की बॉडी बरीड है। कभी होता है कि किसी छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उस बच्चे की बॉडी को दबा दिया जाता है। अब रशिया क्या करती है कि दूसरे देशों में जाकर उसकी जो ये डायरेक्टरेट लाइन एन के जो अधिकारी हैं, ये वहां पर जाके SVR के एजेंट्स बेसिकली सिमेट्रीज में घूमते हैं।
ये वहां पर डेटा इकट्ठा करते हैं कि कौन से बच्चे दफन हैं। फिर ये ब्राइबरी का प्रयोग करके लोकल म्यूनिसिपैलिटी से उन बच्चों के डेथ सर्टिफिकेट्स को निकलवाते हैं। उन डेथ सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे बैक ट्रैकिंग करके ये उन बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाते हैं। उन बर्थ सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे अब ये क्या करते हैं कि ये इलीगल्स को भेजते हैं। अब देखिए होता क्या है, खेल ये है कि ये जो डीप कवर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं रशिया के, ये बेसिकली होते तो बेसिकली रशियंस ही हैं, लेकिन इनको दूसरे देश में जब भेजा जाता है तो यहाँ पर ये उस देश की आइडेंटिटी अज्यूम करते हैं। तो डायरेक्टरेट लाइन एन क्या करता है, जब वो बच्चों का डेटा निकाल लेता है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, उसके बाद डायरेक्टरेट लाइन एन क्रिएट करता है एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है लेजेंड। लेजेंड में ये लोग क्या करते हैं कि एक एक बंदे के लिए, जिसको ये लोग बाहर एक डीप कवर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव बना के भेजना जा रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है, एक नया नाम दिया जाता है, एक नई आइडेंटिटी बनती है, उसका एक बायोग्राफी क्रिएट किया जाता है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्रिएट किया जाता है, स्कूलिंग क्रिएट की जाती है, और तो और पेरेंट्स तक क्रिएट किए जाते हैं। और अक्सर जो पेरेंट्स का नाम होता है वो नाम जनरली उन्हीं बच्चों का होता है जिनके बच्चे मृतक होके, जिनको दबा दिया जाता है, सेमेट्रीज में बरी कर दिया जाता है, ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम कभी भी इवेंचुअली लॉन्ग रन में ना आए। अब दूसरी बात क्या है कि जब ये सिटीजन्स जो रशिया के हैं, जिनको डीप कवर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स बना के दूसरे देश में, यानी कि अमेरिका में मान लीजिए भेजा जाएगा, तो उस समय जब ये अमेरिका जाएंगे तो पहली बात तो ये अपनी आइडेंटिटी उस समय रशियन आइडेंटिटी के तो होंगे नहीं, या तो ये किसी थर्ड देश की आइडेंटिटी के होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि रशिया क्या करेगा कि वो कनाडा में जाके एक सिमेट्री में किसी मरे हुए बच्चे की आइडेंटिटी को उठा के उस आइडेंटिटी का एक लेजेंड क्रिएट करके फिर एक रशियन आदमी को वो आइडेंटिटी, कैनेडियन आइडेंटिटी देके अमेरिका में भेजेगा। तो आप खेल समझ रहे हैं। अब वो बंदा जब अमेरिका जाएगा तो ये बंदा जो डीप कवर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव होगा, ये वहां पर जाकर उस टारगेट कंट्री में कोई इंटेलिजेंस का काम नहीं करेगा। ये बंदा वहां पर जाके अपनी डे टू डे जीवन को जीना शुरू करेगा, लोगों में घुलेगा मिलेगा, उसके बाद कॉलेज जाएगा, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी जाएगा, पढ़ाई करेगा, इवेंचुअली ये लोग वहां पे जाके शादी वगैरह भी करेंगे। शादी करने के बाद ये विवाह रचा के अपना बच्चे बच्चे पैदा करके एक पूरी फैमिली बनाएंगे, आराम से रहेंगे। डीप कवर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स यानी कि जो इलीगल्स हैं, ये 15 से 20 साल दूसरे टेरिटरी में जाके रहते हैं। ये दूसरी टेरिटरी में इतना घुल मिल जाते हैं कि दूसरे टेरिटरी वाले को कभी पता ही नहीं चलता कि हमारे देश में कोई इस प्रकार का ऑपरेटिव आके रह रहा है और हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन रहा है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि रशिया एक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को ट्रेन करके दूसरे देश में ऐसे क्यों भेजना चाहता है? क्योंकि वो जब आदमी दूसरे देश में जाएगा, ये जब आदमी दूसरे देश में रहेगा और 15 से 20 साल, 25 साल का समय उस देश में घुल मिल के, उसका एक कल्चर का पार्ट बन के, हिस्सा बन के, उसका एक लाइफ का हिस्सा बन के रहेगा, उस समय क्या होगा? उस समय आप देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये बंदा उस सोसाइटी के पल्स को समझेगा। ये बंदा उस समय ये समझेगा कि भाई किस तरीके से वहां के लोग बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, किस तरीके से वहां के लोगों का थॉट प्रोसेस है, और इसकी इंटेलिजेंस वो डे टू डे बेसिस पे रशिया को ग्रेजुअली ट्रांसमिट करेगा। अब रशिया को ये इंटेलिजेंस भेजने के लिए उसको कोई टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करना है। रशिया इन लोगों को, जो इलीगल्स होते हैं, इनको ट्रेनिंग देके भेजती है कि आप सोसाइटी के हिस्से बन जाइए, घुल मिल जाइए, और वहां से घुल मिलने के बाद आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन रशिया के जो दूसरे एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं, जो आप ही की कंट्री में घूम रहे हैं, उनको ग्रेजुअली चलते फिरते पहुंचाते रहिए। कभी खत लिख दीजिए तो वहां पर किसी रशियन इंटेलिजेंस ऑफिसर का एक लोकल एड्रेस बना देंगे, वहां पर उससे मीटिंग करा देंगे। तो बेसिकली आप सोच ही नहीं सकते हैं कि ये एक इलीगल रशिया की तरफ से हमारी सोसाइटी में रह रहा है। लेकिन अब आपके मन में फिर से एक दुविधा आई होगी कि रशिया ये सब चीजें करके आफ्टर ऑल अचीव क्या करना चाहता है। तो सरप्राइजिंग बात यह है कि रशिया दो चीजें अचीव करना चाहता है। अमेरिका में रशिया ने और ब्रिटेन में रशिया ने ऐतिहासिक तौर पर बहुत सारे इलीगल हमेशा से भेजे हैं। कुछ उदाहरण भी आपको दूंगा आज के वीडियो में। और ये जो इलीगल्स हैं, इन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन की सोसाइटी के बारे में डीप स्टडी करके इनकी साइकी, इनका थॉट प्रोसेस,
इनका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ एक्टिंग, सब कुछ बेसिकली इकट्ठा करके अमेरिका को दिया, अमेरिका से, ब्रिटेन से रशिया को दिया है। रशिया ने इन सोसाइटीज की स्टडी करके इन सोसाइटीज में डिस्कॉर्ड पैदा कैसे करना है और कहाँ करना है, उसके बारे में नंबर 1 अपने अपने इंटेलिजेंस के स्टडीज बनाए हुए हैं। दूसरा, रशिया सबसे महत्वपूर्ण चीज ये जानता है कि भाई अगर मैंने इन इलीगल्स को वहां भेजा है और ये इलीगल वहां जाकर यूनिवर्सिटी कॉलेज में रह रहा है, पढ़ रहा है, उसके बाद ये वहां पर शादी विवाह कर रहा है, तो कई बार ये बहुत सारे इलीगल्स जो हैं इनको सरकार में पेरिफेरल जॉब्स में भी नौकरी मिल जाती है। जैसे भारत में अभी लैटरल एंट्री करके ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन में तो लैटरल एंट्री के तहत बहुत सारी नौकरियां मिलती हैं। और अब आप सोच के देखिए, एक इलीगल जो कि है रशियन सिटीजन, लेकिन जिसने 25 साल से एक आइडेंटिटी अज्यूम करी हुई है उसी कंट्री की, उस बंदे को चाहे, मैं ये नहीं कहूंगा कि सीआईए का चीफ बना दिया जाएगा, बट सीआईए में किसी ना किसी लेवल पे उसको नौकरी मिलेगी। ब्रिटेन में MI6 में किसी ना किसी लेवल पे वो नौकरी प्राप्त करेगा, कुछ ना कुछ कोशिश करके, या किसी ना किसी पॉलिटिकल लीडर के कैंपेन कमेटी का हिस्सा बन जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव दूसरा ये है कि इन इलीगल्स के तहत रशिया जो है वो सिर्फ सोसाइटी में डिस्कॉर्ड नहीं पैदा करना चाहता, रशिया इन इलीगल्स के तहत सबसे महत्वपूर्ण तरीके से पॉलिटिकल लेवल के अंदर पेनिट्रेट करके उस पॉलिटिकल क्लास की इंफॉर्मेशन को भी गैदर करना चाहता है। और इस पॉलिटिकल क्लास की इंफॉर्मेशन से वो ये जानना चाहता है कि कल को इस पॉलिटिकल क्लास को अगर मुझे डीकैपेसिटेट करना पड़े या पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को मुझे अपने फेवर में लाना पड़े और वहां पर अगर कोई इन्फ्लुएंस ऑपरेशन चलाना पड़े तो मैं कैसे चलाऊंगा। खैर, ऐतिहासिक तौर पे अगर मैं बताऊं तो 2-3 बड़े क्लासिकल उदाहरण हैं। एक उदाहरण तो बड़ा पुराना है, 1919 की बात है कि रशिया ने 2 इलीगल्स को भेजा था अमेरिका में। उसमें से पहला था कार्लोविच मार्टिन्स और दूसरा था आर्थर एडम्स। ये 2 बंदे जो थे अमेरिकन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके साथ साथ बेसिकली काम कर रहे थे। अमेरिकन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उस समय एक ऐसी बॉडी थी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ये चाहती थी कि अमेरिका के बिजनेसमैन एकजुट होकर सारे के सारे वर्ल्ड में दूसरे कंट्रीज में जो भी बिजनेस कम्युनिटीज हैं उनको डेवलप करने में मदद करें, उनके साथ बिजनेस करें। अब हुआ क्या कि कार्लोविच मार्टिन्स और आर्थर एडम्स जो थे, क्योंकि ये इलीगल्स थे, ये डीप कवर रशियन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स थे, इन्होंने अमेरिका की अमेरिकन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इतना गहरा रिश्ता बनाया कि इन्होंने बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ एंगेजमेंट चालू किया। इनका ऑब्जेक्टिव केवल ये था कि इन बिजनेसमैन से बिजनेस के रिलेटेड जितनी भी डील्स हैं, टेक्नोलॉजी है और ये सब चीजें हैं, उनको हम स्टील करके रशिया को प्रोवाइड करें। अब ये क्या करते थे कि बहुत सारे बिजनेसमैन से मिलते थे, उनके प्रोडक्ट्स देखते थे, उनकी फैक्ट्रियों में जाते थे, फैक्ट्रियों के अंदर कैसे प्रोडक्शन हो रही है वो सब चीजें देखते थे, समझते थे, और उनको बार बार ये झांसा देते रहते थे कि भाई हम आपसे बिजनेस करेंगे, हम तो यूरोप के रहने वाले हैं, हम बिजनेस करेंगे, यूरोप में रहने वाले हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद जब डील कंक्लूजन पे आने वाली होती थी, ये डील कैंसिल करके भाग लेते थे। तो इन्होंने इतने सारे बिजनेसमैन को अमेरिका में बेवकूफ बनाया कि आप सोचिए कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एकजुट करके इन्होंने रशिया को वो सारी बिजनेस टेक्निकल इंफॉर्मेशन दी जिसकी वजह से रशिया ने अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अमेरिका के इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स को चोरी करके डेवलप करी। साथ साथ अगर मैं ब्रिटेन का एक एग्जांपल दूं तो ब्रिटेन में तो एक बहुत ही बड़ा रशिया का एक इंटेलिजेंस का डीप कवर ऑपरेटिव था जिसका नाम था आर्नोल्ड ड्यूश। आर्नोल्ड ड्यूश ने बेसिकली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 5 ग्रेजुएट्स को ट्रेन किया। इसने 5 ग्रेजुएट्स को ट्रेन करके एक संगठन बनाया जिसका नाम इसने रखा मैग्निफिसेंट 5। इस मैग्निफिसेंट 5 में एक सबसे महत्वपूर्ण जो कैम्ब्रिज ग्रेजुएट था उसका नाम था किम फिल्बी। किम फिल्बी को आप देखिए कि आर्नोल्ड ड्यूश ने ऐसा ट्रेन किया कि किम फिल्बी इवेंचुअली ब्रिटेन फॉरेन सर्विस का हिस्सा बना। और ये बंदा रशिया के साथ कैसे इलीगली जुड़ चुका था ये किम फिल्बी को भी नहीं पता था, क्योंकि किम फिल्बी जो है वो तो आर्नोल्ड ड्यूश के साथ काम करता था और आर्नोल्ड ड्यूश रशिया का एक इलीगल था। अब उसको ये बात पता नहीं थी। किम फिल्बी का इन्होंने सिलेक्शन करवा के ब्रिटेन फॉरेन सर्विस में उसको एक अच्छी रैंक प्राप्त करवा के इवेंचुअली जब किम फिल्बी की पोस्टिंग ब्रिटेन की
हाई कमीशन में हुई अमेरिका में। और जब ये किम फिल्बी गया ब्रिटेन के एम्बेसी में वॉशिंगटन में, इस बंदे ने जाके वहां से जो जो इंटेलिजेंस ला के आर्नोल्ड ड्यूश को दी, वो आर्नोल्ड ड्यूश ने सारी इंटेलिजेंस अमेरिका की, अमेरिका ब्रिटेन रिलेशनशिप की प्रोवाइड करी रशिया को। तो आप सोचिए कि ये इलीगल्स इस प्रकार का काम करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, रशिया ने अमेरिका में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को नर्चर किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, उसका लीडर है इश्काक अखरमोव। इश्काक अखरमोव भी एक रशियन इलीगल था। इस बंदे ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी को नर्चर किया जो कि एक अमेरिकन नागरिक था, लेकिन वो कम्युनिस्ट कॉज के लिए बड़ा सिंपैथेटिक था, और उसका नाम था हैरी हॉपकिंस। हैरी हॉपकिंस एक बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन इवेंचुअली बना, इस हद तक कि उसका रूजवेल्ट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उस तक उसका वो एडवाइजर बन गया। हैरी हॉपकिंस एक ऐसा आदमी रशिया ने नर्चर किया एक अपने इलीगल के थ्रू, कि वो बंदा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का, आप सोचिए दोस्तों, कि उसका चीफ एडवाइजर बन गया। और जो जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अपने ऑफिस में चर्चाएं करता था, बातें करता था, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इवेंचुअली पहुंचाई जाती थी मॉस्को तक। तो रशिया की इंटेलिजेंस की गेम बड़ी सिंपल है दोस्तों। ये जो रशिया का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ गोस्ट स्टोरीज, क्योंकि ये स्टार्ट होता है मुर्दा घर से। ये स्टार्ट होता है उन सिमेट्री से जहां पर मरे हुए बच्चे, उनकी आइडेंटिटीज को स्टील करके डीप कवर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स यानी कि लीगल्स क्रिएट किए जाते हैं। और डायरेक्टरेट लाइन एन आज की डेट में फ्रंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन है रशियन इंटेलिजेंस एसवीआर की, जो इस पूरे खेल को ऑर्केस्ट्रेट कर रही है। और रशिया ने इस प्रकार के इलीगल्स पूरे विश्व स्तर पर हर एक देश में भेज रखे हैं, और इनका कोई अंत नहीं है। और आप सोच सकते हैं कि इसके तहत रशिया को किस लेवल की इंटेलिजेंस सप्लाई मिल रही है, जो आज की डेट में कभी भी नेवर एंडिंग हो सकती है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि रशिया किस प्रकार के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करता है। धन्यवाद।